गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर अप करने जा रहे हैं। तो उसकी एक सीरीज़ है। तो फर्स्ट है आपका अस्थमा। अस्थमा में इट इज़ अ कंडीशन इन विच अ पर्सन एयर वे बिकम इन्फ्लेम्ड एंड नैरो एंड स्वेल। एक कंडीशन है जिसमें जो आप पर्सन है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, आपका जो एयरवे है रेस्पिरेटरी, तो वो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा। मतलब लाइक किसी तरह की इन्फ्लेमेशन, दिख रेडनेस या स्वेलिंग कुछ हो जाएगा उसमें ऐसा, या नैरो हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करने लगेगा। और किसी रीज़न के लिए, इन सब रीजंस की वजह से जो आपकी ब्रीथ है वो डिफ़िकल्टी हो जाएगी, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग आपको आने लगेगी। ठीक है। तो जिन भी पेशेंट को अस्थमा होगा, वो जो उनका एयरवे होगा वो स्वेल हो जाएगा, इन्फ्लेम्ड हो जाएगा और नैरो हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा एक्सेस होने लगेगा सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। ठीक है। जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग उनको आने लगेगी। तो नेक्स्ट वन कॉजेज़ और इटियोलॉजी। तो कॉजेज़ की एक मैंने ट्रिक बनाई है, नियर रोड। ठीक है। वेयर एन स्टैंड फॉर नोज एंड साइनस प्रॉब्लम। जिसको भी साइनस प्रॉब्लम लाइक होगी वो कॉजेज़ हो सकता है। एक्सरसाइज, ए से एयर पॉल्यूशन की वजह से, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से, रैपिड इफेक्ट ऑफ इमोशन, आर स्टैंड फॉर, ओ फॉर ऑक्यूपेशनल फैक्टर, डस्ट और केमिकल की वजह से भी, एलर्जी की वजह से भी, एंड डी फॉर ड्रग्स। किसी भी ड्रग्स की वजह से, इनटेक ऑफ ड्रग की वजह से भी अस्थमा हो सकता है, जो आपको सूट ना करी गई हो। ठीक है, उन सब की। तो अब इसको याद रखोगे आप एक ट्रिक से, दैट इज़ नियर रोड। तो नेक्स्ट इज टाइप ऑफ अस्थमा। तो एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक मीन्स जो आपको चाइल्डहुड में हुआ है, जो एक एलर्जी की वजह से हुआ है। एंड इंट्रेंसिक मीन्स जो नॉन एलर्जिक है, जो कि 35 ईयर अगो, आप नियर अबाउट 30-35 साल की उम्र में होता है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स: कफ, वीजिंग, चेस्ट पेन, टाइटनेस, डायसोपेनिया, फटीग और डेजीनेस, लेजीनेस, ये सब। कॉम्प्लिकेशन में आपको हो सकता है रेस्पिरेटरी फेलोवर, निमोनिया, कार्डिक अरेस्ट पेशेंट को हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले तुम्हारे 2 पॉइंट आते हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड दूसरा इज ट्रीटमेंट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, मतलब वाइटल्स को चेक करोगे। ठीक है। वाइटल मतलब कि टेम्परेचर और पल्स एंड जो भी फिजिकल एग्जामिनेशन, जो भी आपका वाइटल, रेस्पिरेशन, ये सब चेक करोगे। तो इसमें आप बना के लिख सकते हो कि पल्स, रेस्पिरेशन आपने चेक करी है, टेम्परेचर आपने चेक करा है, आप इसमें लिख सकते हो आराम से। हिस्ट्री कलेक्शन में भी आप लिख सकते हो। अभी जैसे कि मैंने बता दिया, जैसे हिस्ट्री कलेक्शन, आप हिस्ट्री कलेक्ट करोगे, चेस्ट एक्सरे, ABG, MRI और CT स्कैन। तो चेस्ट एक्सरे और ABG, जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ आएंगी उस सब में आप ये सब लिख सकते हो। सब में ये सेम पॉइंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट में जितनी भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ आएंगी सेम रहेंगी। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए मैंने क्या करा है, एक ट्रिक बनाई है, दैट इज अस्थमा। ए स्टैंड फॉर एडर्जेनिक ड्रग्स। जो एडर्जेनिक, जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, वो सब आप ड्रग्स दे सकते हो, स्टेरॉइड दे सकते हो। T स्टैंड फॉर थियोफिलिन ड्रग। H स्टैंड फॉर हाइड्रेशन, HIV फ्लूइड्स वगैरह, HIV सॉरी फॉर दिस, IV फ्लूइड्स वगैरह तुम दे सकते हो। M स्टैंड फॉर मार्क्स, O2 के लिए आप ऑक्सीजन मार्क्स लगा सकते हो। एंटीकोएलर्जेनिक ड्रग, जो कि म्यूकस के सिक्रीशन को डिक्रीज़ करती है और रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स करती है, जैसे कि नेबुलाइजर आप दे सकते हो। तो अस्थमा के लिए ट्रीटमेंट याद करने की ट्रिक भी अस्थमा ही है। आप इसको याद कर सकते हो, भाई अस्थमा, ये दिस स्टैंड फॉर दिस। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी रहेगा, बिकॉज अभी डिजीज़ है बहुत सारी आने वाली है, तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। मैंने ट्रिक्स बनाई है आपके लिए ताकि ईजी रहे। रिस्क फैक्टर, अभी जैसे कि रिस्क फैक्टर है, ये भी हर डिजीज़ के लिए बिल्कुल सेम होने वाले हैं। जितनी भी मैं डिजीज़ कराऊंगी आप सब में रिस्क फैक्टर बिल्कुल सेम रख देना, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है। फैमिली हिस्ट्री, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री ले रहे हो, ठीक है, रिस्क फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री है, मतलब पीछे से ही जनरेशन टू जनरेशन होता आ रहा है। स्मोकिंग, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हो, ड्रग्स ज़्यादा है ले रहे हैं पेशेंट, अर्बन लिविंग, जो आजकल का लाइफस्टाइल है वो सब, ओबेसिटी। ठीक है, ये 4 रिस्क फैक्टर। एंड नेक्स्ट इज पैथोलॉजी।
अब आपके जो भी कॉजिंग फैक्टर थे, ठीक है, अब जैसे कि कॉजिंग फैक्टर जो भी मैंने आपको पढ़ाए वो कॉजिंग फैक्टर की वजह से एयरवे इन्फ्लेमेशन हुई, जिसकी वजह से म्यूकस का ज़्यादा सिक्रीशन हुआ, एयरवे जो मसल थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, और स्वेलिंग, जो ब्रोंकल मेम्ब्रेन थी उसमें स्वेलिंग आ गई। और इन सब का रिजल्ट क्या निकला, आपका जो पैसेज है, आपका जो एयर वे है वो क्या हो गया, नैरो हो गया, बहुत ही ज़्यादा नैरो हो गया, जिसकी वजह से आपको क्या होगा, सिम्टम्स आने लग गए, स्वीजिंग, कफिंग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टाइटनेस एंड और वही। तो ये है आपका पैथोलॉजी, दैट इज़ वेरी वेरी इजी, सो यू कैन लर्न इजीली। ठीक है, नेक्स्ट इज नर्सिंग मैनेजमेंट। तो जो आपकी नर्सिंग मैनेजमेंट है वो सभी के लिए बिल्कुल सेम होने वाली है, किसी किसी के लिए जो भी 1-2 पॉइंट चेंज होंगे वो मैं लिखवा दूँगी। तो जितनी भी डिजीज़ है आने वाली, उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट बिल्कुल सेम रहेगा। ओके, जो भी नर्सिंग मैनेजमेंट होगा या रिस्क फैक्टर को सेम होने वाला है, तो मैं कह रही हूँ कि इनको रख लो, ठीक है, अच्छे से। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में फिजिकल एग्जामिनेशन, आप फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, आप वाइटल चेक करोगे, बीपी, टेम्परेचर, रेस्पिरेटरी अच्छे से चेक करोगे, आप इंश्योर करोगे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो भी डॉक्टर ने डायग्नोस्टिक टेस्ट लिखे हैं, MRI, CT स्कैन, चेस्ट एक्सरे, ABG वगैरह हुए हैं या नहीं हुए हैं। हेल्थ एजुकेशन दोगे पेशेंट को, जितनी भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूल है उनको फॉलो करोगे, मतलब राइट टाइम, राइट डोज, मतलब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ये सब रूल, आप इस चीज़ में आप सारे रूल्स लिख देना, ठीक है। अगर आपको क्वांटिटी बनानी है तो फॉलो एसेप्टिक टेक्निक्स, जैसे कि मास्क लगाना और ग्लव्स पहनना, PPE किट पहन, तो ये सब आप इसके अंदर लिखोगे, राइट, एग्ज़ाम टाइम में, ताकि अच्छे से वेटेज मिले क्वेश्चन को। डॉक्टर के ऑर्डर को फॉलो करोगे, मोटिवेशन दोगे, डाइट प्लान करोगे, जो भी सूटेबल डाइट है एज प्रिस्क्राइब बाय डाइटिशियन और डॉक्टर। साइकोलॉजिकल सपोर्ट दोगे पेशेंट को, गिव मेडिकेशन ऑन टाइम पे मेडिकेशन दोगे, और सारा का सारा प्रोसीजर क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। अब नर्सिंग मैनेजमेंट है 8 नंबर में या 5 नंबर में आएगी। अब आप बोलोगे कि मैम 5 नंबर में 8 नंबर में नर्सिंग मैनेजमेंट, ये तो थोड़े से पॉइंट है। तो बेटा ध्यान रखो, ये सिर्फ मैंने आपको पॉइंट बताए हैं, इसमें आप जो अंदर का जो कंटेंट है वो आप खुद लिख सकते हो, बिकॉज आपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ी हुई है ना। अब आप इजीली बना के लिख सकते हो। फिजिकल एग्जामिनेशन में भैया आपने रेस्पिरेशन, टेम्परेचर वगैरह चेक कर लिया, ये सब आप लिखोगे। एंश्योर डायग्नोस्टिक टेस्ट में ABG आप इंश्योर करोगे, ABG हो गया, और चेस्ट एक्सरे, MRI वगैरह सब हो गई हो। हेल्थ एजुकेशन दोगे पेशेंट को कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको किस टाइम उठना चाहिए, आपको कौन से एक्सरसाइजेस, अच्छे से वॉक पे जाना चाहिए, ये सब। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में जो रूल्स हैं आपके, जो 9 रूल्स हैं, अलग से भी उसकी एक वीडियो मैंने बनाऊंगी, वो सब बिल्कुल एज इट इज़ रख देना इसमें। सेप्टिक टेक्निक्स, जो भी मास्क, PPE किट, जो कुछ है वो सब इसमें लिख देना, डिस्क्राइब कर देना। डॉक्टर ऑर्डर्स बिल्कुल, मोटिवेशन कैसे कर सकते हो आप उसको, उसको बताओगे या मोटिवेट करोगे कि भाई ऐसा आपको सैड होने की ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, ऐसे। डाइट प्लान एज प्रिस्क्राइब बाय डाइटिशियन। साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसे दोगे। रिकॉर्ड मेडिकेशन जो भी है उसको मेडिसिन उसकी जो टाइम पे दोगे, राइट। तो इसमें इन सारे सिर्फ पॉइंट है जिसका कंटेंट आप खुद लिख सकते हो बना के, बिकॉज आपने नर्सिंग फाउंडेशन पढ़ी है, ठीक है, उसके हिसाब से आप लिख देना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, एंड आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। और इसके जो भी नोट्स वगैरह हैं आप साथ के साथ रिटर्न कर लो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के लिए भी, एग्ज़ाम के लिए भी सेकेंड ईयर के, और फर्दर जो अभी आपकी कॉम्पिटिशन नॉर्सेट की तैयारी कर रही हो उसमें भी, ठीक है, उसकी भी एक अलग से सीरीज़ आएगी, बट अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसके नोट्स ज़रूर बनाइए। ओके, थैंक यू सो मच।